आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। कोविड-19 के संक्रमण से जूझते हुए हमें लगभग 3 महीने होने को आए। इस दौरान होने वाली कठिनाइयों ने हमें जीने के नए तरीके सिखाए हैं। हमारे संघर्षों ने हमें थोड़ा और मजबूत किया है। मन में डर और उदासी जरूर रही है, मगर एक दूसरे को देखकर हम हौसला लेते रहे हैं। साथियों, जैसे अंधेरा हमेशा नहीं रहता ना, वैसे ही ये दौर भी गुजर जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि हम आपसी समझ बनाए रखें। जो कोई हारने लगे तो उसका हाथ थाम लें। कोई उदास हो तो उसकी मुस्कुराहट बन जाए। कोई भूखा हो तो अपना निवाला उससे बांट लें। साथ अगर नहीं छूटेगा ना, तो हम कोई भी जंग क्यों ना हो, उसे जीत ही लेंगे। मन में यही भरोसा रखिए, यही विश्वास रखिए। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में हो। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। मस्ती के धारों में हो, गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में हो। अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां, नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। श्रोता दोस्तों, इस दौर में हमने मिलकर संघर्ष की अनगिनत कहानियां लिखी हैं। हम में से हर एक के पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है। हम आप सबकी आवाज बनना चाहते हैं,
आपके संघर्ष की कहानियां सामने लाना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम में छोटी छोटी 2 कहानियां हैं और हैं उन कहानियों के नायक, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। श्रोता साथियों, पत्रकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि इस माहौल में आम लोगों को सही और सार्थक सूचनाएं पहुंचाई जाएं। दूरदर्शन के संवाददाता के रूप में काम करते हुए नवीन नायक को भी अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और ये सब उन्होंने कैसे हैंडल किया, इसके लिए हमने नवीन नायक से बात की। आइए उनसे की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं नवीन नायक। नवीन जी, आप चूंकि स्टिंगर हैं, फ्रीलांसर कैमरामैन हैं और इस समय दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, तो ये काम आपने कैसे ज्वाइन किया, यहाँ आने का कैसे सोचा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए। नमस्कार, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैंने ये मीडिया जो लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं लगभग 15 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने काम शुरुआत की थी और शुरू से ही एक इंटरेस्ट था, एक शुरू से लगा था पत्रकारिता को लेके। तो जर्नलिज्म की डिग्री ली, उसके बाद इसमें मैंने ज्वाइन किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करके 15 साल के दौरान मैं लगातार नेशनल जो मीडिया न्यूज चैनल है उसमें सहारा समय है, BBC हिंदी है, टाइम्स नाउ है, न्यूज एक्सप्रेस, इन सब में मैं काम करता हुआ लगातार दूरदर्शन डेली न्यूज में 2006 से जुड़ा था और तब से लेके लगातार आज तक मैं दूरदर्शन डेली न्यूज में एज ए संवाददाता के रूप में काम कर रहा हूँ कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे। तो ये सफर काफी अच्छा मतलब पत्रकारिता का गुजरा है और इसी पत्रकारिता के काम में करते हुए आज 15 साल मेरे को हुए हैं। जी। दूरदर्शन और आकाशवाणी चूंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, तो जिम्मेदारियां बहुत गहरी हो जाती हैं, या कहें कि बहुत महीन से जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स जितने हैं वो अलग तरह से पत्रकारिता करते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी की पत्रकारिता या यूं कहें संवाददाता अलग तरह के होते हैं। तो ये जो बारीक सी लाइन होती है दोनों के बीच में, इसे कैसे मेंटेन किया आपने? जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि जो प्राइवेट चैनल है उनके काम में फास्ट गति तो बहुत ज्यादा तेज होती है, बट लेकिन जो जिम्मेदारी है वो दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी इनमें बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात जो है दूरदर्शन में काम करते हुए मैंने जो देखा वो ये था कि पब्लिक ब्रॉडकास्ट में हमको जो सूचना आम लोगों तक पहुंचानी होती है वह सूचना इतनी सही और सटीक होनी चाहिए कि किसी भी जो आम व्यक्ति है वह बिल्कुल भी उन सूचनाओं से भ्रमित ना हो और उसको उपयोगी ना हो। तो जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और अभी चूंकि जैसे कोविड-19 ये चल रहा है, कोविड-19 के माहौल में ये चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि इस समय ऐसे माहौल में सूचनाएं लोगों को तक पहुंचे। सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं उन योजनाओं को आम आदमी तक बिल्कुल सही तरीके से और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, ये काफी जरूरी है। भ्रम की स्थिति ना फैले लोगों में और समाज हित की, लोक कल्याण की सूचनाएं हों, ये ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल जी। पिछला जो समय है 2 या 3 महीने का, ये मीडिया कर्मियों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा है। किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए और आपने उन्हें किस तरह से निभाया? एक लंबी कहानी होगी, वो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। किस तरह से आपने इस चुनौती भरे माहौल में काम किया? 2 महीने पहले जब ये लॉकडाउन से शुरुआत हुई इस कोरोना संक्रमण की, तो कभी ये सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा व्यापक रूप होगा। लेकिन धीरे धीरे समय समय ये बढ़ता गया और आज स्थिति ये है कि काफी बड़ी संख्या में ये संक्रमण फैल रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने कोरोना की रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो उस समय इतना डर था कि किस तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी, किस तरह से जाएंगे, क्या संक्रमण फैल सकता है या नहीं फैल सकता, ये काफी मन में सवाल रहते थे। और दूसरी जिम्मेदारी घर की भी रहती थी। तो मीडिया कर्मी और घर में एक बड़ा तालमेल बिठाने वाली स्थिति हम लोग के साथ रहती थी। 24/7 हम लोग काम में लगे रहते थे और जहाँ GH जो कोविड संक्रमित अस्पताल है उधर तक जाना और फिर अपने आप को संक्रमित होने से बचाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय जो ड्यूटी का टाइम रहता था वो ऐसा ही था कि एक जब भी कहीं से कॉल आया, जब भी संख्या का पता चला, जब भी डॉक्टर जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं वो यदि सही हो रहे हैं तो वो पूरी जानकारी लेना और आम लोगों तक पहुंचाना।
और फिर दूरदर्शन में तो एक खास जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसी समय जन उपयोगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी काफी योजनाएं लोगों के लिए निकाली गई। उन योजनाओं को बराबर से लोगों तक पहुंचाना, उनका कवरेज करना, और इसके अलावा जो योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं लोग, उन लोगों का भी कवरेज करना उस समय एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, क्योंकि हम लोग आज भी उसी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि मीडिया कर्मी जो है वो अपने बिल्कुल फ्रंट पर इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, जब सबको घर में रहने को बोला गया था तो मीडिया कर्मी घर से बाहर थे सारी रिपोर्टिंग्स करने के लिए। ऐसे में आपने अपने आप को सुरक्षित कैसे किया? कौन कौन से सुरक्षा के उपाय अपनाए? मैं इस बात में कहूँगा कि जो हमारा दूरदर्शन परिवार है उसमें हम लोगों के जो सीनियर हैं उन लोगों ने हम लोग को खास तौर से हिदायतें दी थी सावधानी की और अपने आप को सावधान रखने की। तो उसी तरह की वो जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी रिपोर्टिंग की हम लोगों ने। और इसमें खास तौर से जो कोविड-19 संक्रमण है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सावधानी रखने से ही इससे बचा जा सकता है, और कोई इलाज है नहीं। तो हम लोगों ने सावधानी के लिए हम लोग बाकायदा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग को हमने अंजाम दिया, और आज भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये माहौल चल ही रहा है। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी के साथ भी आप पीआरओ के तौर पर जुड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम, जैसा कि हमें पता चला, बहुत बेहतरीन तकनीक से लैस है और वहाँ बहुत सारे लोग एक ही समय में काम करते हैं। इसके साथ जुड़ना और काम करना कैसा रहा? देखिए, ग्वालियर स्मार्ट सिटी में मैं एज ए पीआर एक्सपर्ट के रूप में पीआर टीम में हूँ, और वहाँ पर हम लोग का जो काम था वो काम यही था कि स्मार्ट सिटी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको प्रेस और मीडिया तक पहुँचाना, और प्रेस मीडिया का तक जो भी चीजें उनको चाहिए या जो भी जानकारी चाहिए उन तक पहुँचाना। लेकिन इसी बीच जैसे ही कंट्रोल कमांड सेंटर जो कि ग्वालियर मोती महल पर बनाया गया, नया बना था, इसका लोकार्पण किया, उसके बाद ही कोविड-19 का ये माहौल आया। तो उसमें जिला प्रशासन द्वारा जो निर्णय किया गया कि कोविड-19 में कंट्रोल कमांड सेंटर जो है उसको कोविड कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित किया जाए। और उसको स्थापित करने के बाद जैसा कि उसमें सारी व्यवस्था है, निगरानी जीपीएस टेक्नोलॉजी है, उसमें स्क्रीनें लगी हैं सीसीटीवी से, तो मॉनिटरिंग करना, कोरोना संक्रमण को मॉनिटरिंग करना काफी आसान वहाँ से होता है। तो हम लोग की ड्यूटी एक चैलेंज ही था कि शुरू में हम लोग को जिस तरह से ये ड्यूटी यही 24/7 हम लोगों ने काम किया वहाँ पे पीआर के रूप में। मैंने काम किया, इसके साथ मेरे ही साथ और भी जो टीमें हैं उन्होंने काम किया। तो कंट्रोल रूम से एक निगरानी करना और पूरे शहर पर नजर रखना सीसीटीवी के द्वारा, और जो सारी व्यवस्था है, सारी योजना है वहाँ से बनाना, ये काफी मतलब एक व्यापक रूप में किया। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि कंट्रोल कमांड सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, और सारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है वो कंट्रोल कमांड सेंटर में है, उससे ये काफी आसान हुआ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो समय था पिछला, जो भी लोग काम कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जीवन काल में एक बार आने वाली, और यहाँ हम सबको अपने आप को प्रूव करना था। तो आपको कितना सीखने को मिला इस समय के दौरान? ये माहौल सच में बहुत कुछ सिखा के गया है हम लोगों को, जो हम लोग को पालन करना चाहिए था। जीवन का जो एक आधार होता है, उस आधार को जो हम भूल चुके थे, उन चीजों को पालन करना, उन बातों को ध्यान में रखना, ये सारी चीजें इस माहौल ने हमको सिखाई हैं कहीं ना कहीं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एक लाइफ थी कोरोना संक्रमण से पहले, वो एक लाइफ बहुत अलग थी, लेकिन अब जो लाइफ है, ये इस लाइफ ने ये बताया कि किस तरह से हमको अपने नियमों का पालन करके जिंदगी को गुजारना चाहिए। और वो सिखाया भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो हम पहले करते थे, लेकिन शायद बीच में एक आधुनिक उसमें हम लोग भूल भी चुके थे कि जिस तरह से हमको स्वच्छता का ध्यान रखना है, जिस तरह से हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सारी जो बातें थी छोटी से छोटी, उन चीजों को जो भूल चुके थे, वो आज शायद इस माहौल में बहुत जरूरी भी है, और शायद सिखा भी रही है कि कितना जरूरी होता है कि एक स्वस्थ जीवन को जीना। बिल्कुल, जीवन का महत्व समझाया है इस पूरे दौर ने, और हम सब ने कमोबेश थोड़ा या ज्यादा सीखा तो जरूर है। नवीन जी, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ये थे दूरदर्शन संवाददाता नवीन नायक। श्रोता साथियों, लॉकडाउन के दौरान छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद थीं, हर प्रकार का व्यवसाय बंद था। इससे उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं
जिनकी आजीविका रोज के व्यवसाय पर आधारित थी। कोविड-19 संक्रमण के दौर में इनके संघर्ष को भी कम करके हम नहीं आंक सकते। नीरज सेन एक सलून चलाते हैं। अपने सलून में उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार भी दे रखा है, लेकिन लॉकडाउन की पूरी अवधि उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने कैसे बिताई और अब जबकि अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है तब किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, इन्हीं विषयों को जानने के लिए हमने नीरज सेन से बात की है। आइए नीरज से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं नीरज सेन। आपका एक सलून है शिंदे की छावनी से थोड़ा आगे। जी नीरज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नीरज, पिछला जो लॉकडाउन का समय था उस दौरान सभी सैलून बंद थे। इस दौरान आपने अपने स्टाफ को और अपना खर्चा कैसे निकाला? मैम, यही था, हम लोगों ने उनको एडवांस में थोड़ा सा कुछ सैलरी दे रखा था। जैसे ही मोदी जी का सेकंड अनाउंसमेंट होता है कि हाँ फिर से वापस एक बार लॉकडाउन जाने वाला है, तो उसके लिए हमने फिर से प्लानिंग की, सारे स्टाफ को अपने घर पे बुलाया, उन लोगों को पूछा कि भाई अब तुम लोग मतलब आप लोग कैसे, क्या मतलब अभी तक कितने आप लोगों के पास व्यवस्था है, क्या है। तो उन लोगों ने जैसे बताया, फिर उस हिसाब से मेरे बड़े भैया और मैं, हम दोनों लोगों ने बैठ के हम लोगों ने उनकी प्लानिंग सुनी। फिर हमने अपने किराने वाले से उनका किराना भरवाया और जितना हो सकता था जो एडवांस था उसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया। और मेरे वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट करा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको सपोर्ट करूं, तो मैंने उनको किया सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो समय है सबको मिलजुल कर निकालना है। मुश्किल घड़ी सबके लिए है, जितनी आपके लिए है उतनी ही उनके लिए भी है। तो इस तरह से भी मिलजुल कर काम किया जाएगा तो बेहतर स्थिति में हम होंगे, ज्यादा अच्छी तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे। अब जब सलून्स खुले हैं शहर में और तमाम सारी बंदिशें भी लगाई गई हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं काम करना है, तो पहले तो ये बताइए कि किस तरह के नियम आपको फॉलो करने को बोले गए हैं? मैम, नियम के लिए ये है, जब भी हमारा सलून स्टार्ट हुए थे सबसे लेस्ट हमें परमिशन मिली, तो उनने कुछ शर्तें रखी जिनमें कस्टमर अगर कुछ आता है तो पहले उनको सैनिटाइज कराना है, हाथों को थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक करना है। बिल्कुल। वेटिंग एरिया जो था हमारा वो अभी हमने फिलहाल बंद कर रखा है, वेटिंग नहीं रख सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ऑन अपॉइंटमेंट्स कस्टमर आते हैं तो उनका ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। जी, जैसे मैम अभी मेरे सैलून में टोटल 8 से 9 वर्कर्स हैं, एक सिटिंग में रहते हैं। मतलब टोटल 16-17 लोगों का स्टाफ है, तो उसमें सिटिंग बाई सिटिंग चालू कर दिया। जैसे 8 घंटे ये वर्कर काम करते हैं, 8 घंटे दूसरे लोग। जी 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 जी। हाँ, अपने स्टाफ को भी शिफ्ट में ही बुलाना शुरू किया है। जी 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 जी। स्टाफ पूरा ग्लव्स के साथ काम कर रहा है, मास्क है के पास, टावर कैप्स लगा रखे हैं और यूज एंड थ्रो हेयर कट्स के टावल हैं, फेस के लिए भी यूज एंड थ्रो टिश्यूज हैं, ये सब यूज कर रहे हैं हम लोग। ये सारी चीजें आपने अपनी और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए बना रखी हैं, लेकिन फिर भी कोरोना का डर हम सब में, पूरे समाज में बहुत ज्यादा है। तो जो कस्टमर्स आपके पास आते होंगे वो भी डरे हुए होते हैं, उनको कूल डाउन करने के लिए ये समझ में आ रहा है कि लोग डरे तो हुए हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं वो? 20 दिन हो गए लॉकडाउन को ओपन हुए, तो मेरा 20 दिन का जो एक्सपीरियंस है ये है कि ज्यादातर लोग कॉल पे पहले ये पूछते हैं कि आप अपने सैलून के अंदर क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, या हम आएंगे तो हमारे लिए आप क्या करने वाले हैं। तो उनको ये सब चीजें जब हम फोन पे बताते हैं कि नहीं सर आप आइए, आपके पास यूज एंड थ्रो टॉवल्स करेंगे। रिसेंटली कल एक मैम आई थी जिनने अपॉइंटमेंट लिया था 2 दिन पहले जी, तो उनका कल का टर्न हो पाया। 3 दिन से वो अपॉइंटमेंट ले रही थी, लेकिन कल जाके उनका कंफर्म हुआ। जी जी। तो कल वो आई तो वो काफी, मतलब उनने मेरे को अभी तक जितने भी क्लाइंट्स आए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मुझे कल का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे को बड़ा वो लगा कि उनने मेरे को बोला कि नीरज मैं आऊंगी तो मुझे सैलून में एक तो कोई वेटिंग में नहीं चाहिए, तुम्हारे स्टाफ में जैसे अंदर गर्ल्स में तुम्हारे पास 7 लोगों का स्टाफ है तो प्लीज मेरे आसपास या 2 ही लोग रखें। तो उनका डर देख के मुझे लगा कि नहीं, मतलब कस्टमर के दिल में और दिमाग में कोरोना काफी हद तक बैठ चुका है, तो वो अच्छी बात है। वो मुझे ये सब चीजें कहती है तो मैं वो सब चीजें बढ़ा रहा हूँ।
इस तरह से धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़ रहा है इन काम के प्रति भी। और दूसरा, मैं सैलून के अंदर जितनी फैसिलिटी बढ़ाऊंगा उतने लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप जितनी सुविधाएं देंगे लोग उतना सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल टॉवल्स आप इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें डिस्पोजेबल, जो बेडशीट होंगी आपकी वो भी डिस्पोजेबल होंगी। इतने सब चीजों का खर्चा भी ज्यादा आ रहा होगा और उनको मार्केट से लाने और ले जाने का आपका समय भी घट रहा होगा। तो क्या आपने कुछ रेट्स में अपने इजाफा किया है? जी मैम, थोड़ा सा जितने की जो बेडशीट जितना का पड़ रहा है, मैं उसमें इनकम सोर्स नहीं किया है कि उसमें मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा। मेरे को अगर कोई हेयर कट, मेंस वाली हेयर कट की शीट आ रही है 30 या 35 रुपीज की, तो मैंने उतना चार्जेस बढ़ा रखे हैं। हाँ, शेविंग का टॉवल मेरे को 20 रुपीज का पड़ रहा है, तो मैंने 20 रुपीज बढ़ा रखे हैं। गर्ल्स में मुझे जो बेडशीट वगैरह जो चेंज करनी हो रही है वो 50 से 60 रुपीज की पड़ रही है, तो मैंने 50 से 60 रुपीज उसमें एक्स्ट्रा कर रखे हैं। दूसरा, इस चीज के लिए कस्टमर खुद बोल रहा है आप 60 की जगह 70 ले लीजिए, लेकिन फैसिलिटी यही चाहिए। बिल्कुल सही। लोग उसके लिए बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। जितने भी बंदे आ रहे हैं, जितने भी बंदे आ रहे हैं, जितने भी मैम आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन, जितने भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेरा मनोबल और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कैंची इस्तेमाल होती है, रेजर इस्तेमाल होता है, वैक्सिंग स्ट्रिप्स इस्तेमाल होती है, वैक्स इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें सैनिटाइज करने की क्या व्यवस्था है? मैम, हम लोगों ने अपने शॉप के अंदर 2 से 3 ट्रॉली लगा रखी है छोटी सी। दिन में 3 से 4 बार हम लोग क्लीनिंग करते हैं सैलून की। जो हमारे सीजर, कोम हमारे जो है, उनको हम लोग दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज भी करते हैं। जो हमारा एक बंदा रख रखा है हमने उसके लिए, वो सारे बंदों के लिए रेजर, कोम, सीजर ये सब पे सैनिटाइज करके कस्टमर के लिए देता है। आपका थोड़ा सा बड़ा सैलून है, लेकिन शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप ही के समाज के ऐसे लोग हैं, आप ही जैसा काम करने वाले लोग हैं जो इस तरह के छोटे छोटे सैलून चलाते हैं, उनके काम धंधे पर भी बहुत असर पड़ा है। उनकी क्या खबर है? मतलब ऐसे टचवुड मेरे पास लोग आ रहे हैं, वो मेरे को इसके लिए बोल देते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं नीरज भाई हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो यूज एंड थ्रो टॉवल का हम जैसे चार्ज करते हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर, क्योंकि सभी लोग इतना खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को तो मैम एक जमीनी स्तर से हम लोग देखा जाए तो काफी हद तक फर्क पड़ चुका है। नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुके हैं। वो लोग न जाने आजकल मतलब अपने गवर्नमेंट से वो ज्यादा उम्मीदें रखने लगे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कोई पैकेज निकालेगी, कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेगी। जैसे कि वो इतने जागरूक नहीं है, तो वो मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि नीरज जी आप ये बताइए, अगर आपके पास कोई बंदा आता हो या आपके पास कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ रही हो तो आप मुझे बताइए कि हम अपने सैलून के लिए ये करें। जैसे कि किसी ने रेंट किसी ने माफ कर दिया है, किसी ने रेंट नहीं माफ किया है, तो वो उनके लिए ये लगता है उनको कि भाई गवर्नमेंट से कुछ मिल जाए। अगर उनको कुछ मिलता है या कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में सैलून वर्कर्स हैं उनको बुला रहे हैं और अपने घर में बुला करके अपने सामने सब सैनिटाइज करा करके घर में अपने बाल वाल कटवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में भी हैं आप क्या? ये लोग मेरे संपर्क में हैं और लोग घर भी जा रहे हैं। जैसे कई लोग मुझसे ही कहते हैं नीरज भाई आप डबल चार्ज ले लेना, अपने यहाँ का कोई बंदा भेज देना। मैं नहीं करा पाता हूँ ऐसा, लेकिन मैं उनको फिर कुछ है ऐसे जिनको मैं ऐसे मदद कर देता हूँ, तो उनको मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं किसी बंदे को बोल के आपके यहाँ करा दूंगा ऐसी सर्विस, लेकिन वो गारंटी आपकी है। अगर आपको कोई भी कोरोना से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम कैसी भी आती है तो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि वो बंदा न जाने किसके यहाँ से होके आया है, क्या करके आया है, इसके लिए ना ही सैलून जिम्मेदार होगा ना ही नीरज सैन जिम्मेदार। आप सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर के किसी के घर जाए और जो घर बुला रहा है वो भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो अपनी सुरक्षा के लिए बुला। एक्चुअल में सैलून की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि हम सैलून पे सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने करके दे रहे हैं। लेकिन हम कोई घर पे अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है तो वो रास्ते में पता पड़ा
हेयर कट आपके लिए आ रहा है, लेकिन किसी ने बीच में अगर उसको ऑफर किया है तो वो हो सकता है किसी कोरोना पॉजिटिव बंदे का हेयर कट करके और आपके घर आ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो वो आप उससे वो हो सकता है, इसलिए मैंने उस चीज को अपने ऊपर न लेते हुए ऐसे बोल दिया है। मैं जिस समाज से हूँ, जिस वर्क से हूँ, जिस काम से हूँ, उस फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्मीदें रखते हैं। जैसे मैं किसी से उम्मीदें रखता हूँ तो मुझसे कुछ लोग उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं उनकी मदद के लिए कभी ऐसे आगे आ जाता हूँ, लेकिन ऐसे मेरा उसमें इन्वॉल्व कोई नहीं रहता है। मैं उनको बोल देता हूँ, सामने वाले कस्टमर को भी और जो जाता है उसको भी, कि भाई आप कर सकते हो, आपकी इनकम होगी, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ कोई बात आती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लेकिन नीरज, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और उम्मीद हम करते हैं कि आगे भी आप अपना यही जज्बा बना के रखेंगे और अपने समाज के लिए ही नहीं और भी अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए अच्छा काम करते रहेंगे, ईमानदारी से सबकी सहायता करते रहेंगे। थैंक यू सो मच नीरज, आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातों के लिए। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। ये थे सलून संचालक नीरज सेन। है जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहें, फिर क्यों आंसू बहें, और पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहें, फिर क्यों आंसू बहे, पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। जुआ 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 जुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है, ये जहां। संघर्षों के उस पार खुशियों का इंद्रधनुष है दोस्तों। मिलजुल कर हम अपने संघर्षों के रास्तों को पार कर ही लेंगे। मन में यही विश्वास रखिए, यथासंभव घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार।
मन में है विश्वास। ये कार्यक्रम अभी आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे थे।